हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास के ऊपर और हमारा चल रहा है घटना चक्र का सीरीज। और आधुनिक इतिहास में हम पहुंच गए हैं बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन है। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। 30-32 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं जो पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, आईएएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। और सुनकर डर मत जाना आप लोग, पीसीएस आईएएस मैं कैसे करूंगा। बात यह है कि अगर आपकी टॉपिक कंप्लीट है तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी दिया जाए, इस टॉपिक से आप कवर कर लोगे। अब कुछ बच्चे को तो यही समझ में नहीं आता कि गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का, बंगाल का, फिर वाइसराय। तो इसके बारे में थोड़ी बात हम कर लेंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इंस्टा पे भी देख रहे हो तो तीनों जगह को फॉलो कर लेना। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूं। यहाँ पे देखना, बात आता है ना कि एक था बंगाल का क्षेत्र, ठीक है, और एक है भारत का क्षेत्र। तो चीजें बदलती कैसे है थोड़ा देखना। बंगाल में सबसे पहले आता है गवर्नर का पद, ठीक है। पहले गवर्नर का पद आता है, इसके बाद इस पद को समाप्त किया जाता है और पद बनता है गवर्नर जनरल का। चीजें समझना। और फिर इस गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया जाएगा, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का, और अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, ठीक है। तो ये तीसरा पद था। और एक कंडीशन आता है जब इस पद को भी समाप्त किया जाता है और बनाया जाता है वायसराय का पद, समझे। तो हम बात करेंगे बंगाल का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया जाएगा तो बनाया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल का पद। और जब बैटल ऑफ प्लासी होगा तो इसका भी पद समाप्त किया जाएगा और बनाया जाएगा भारत का वायसराय का पद। तो आज हम बात करेंगे गवर्नर पे, बंगाल का, और गवर्नर जनरल। अब पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए आपके सामने, आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसा क्वेश्चन में आप तुक्का लगा नहीं सकते हो। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं अब अपना स्कोर कितना कर पाते हो, और स्कोर आप हमें कमेंट में मेंशन जरूर करना। और साथ ही साथ अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना, उसका आंसर भी आप कमेंट में करना। तो मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं और बात करते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? बात करेंगे तो नहीं, ये नहीं थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? देखना यहाँ पे भारत का बोल रहा है, तो बिल्कुल सही, ये सही है, ऑप्शन 2 सही है। अब थोड़ी बातें करते हैं उनके लिए जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यहाँ पे दिया है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ना। तो होता क्या है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के जो थे ना प्रथम गवर्नर थे। अच्छे से याद रखना, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। ये प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ये आप जानते होंगे, है ना, ये थे। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल बोल रहा है। अगर बंगाल का गवर्नर बोलता ना तो सही हो जाता, लेकिन जनरल बोला है तो चूंकि ये जनरल नहीं थे, ये गवर्नर थे, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही बैटल ऑफ प्लासी होता है और इलाहाबाद की संधि होती है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पे अच्छे से देखना, भारत का बोल रहा है ना कि बंगाल का। अगर बंगाल का बोलता तो आंसर बदल जाता, भारत का बोल रहा है तो आंसर बदल जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मेयो भी नहीं होंगे और लॉर्ड डलहौजी भी नहीं होंगे। अब ऐसा क्वेश्चन दिया गया है आरएएस के एग्जाम में और चारों का चारों ऑप्शन गलत है। अब आप देख सकते हो कि ऐसे एग्जाम में भी आंसर गलत दे रहे हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनका नाम आप अच्छे सुने होंगे, याद है, सती प्रथा का अंत,
ठगी प्रथा का अंत। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल देखा जाए ना, तो ये 1828 से लेके 1835 तक थे। और इन्हीं के कार्यकाल में सबसे पहले बार 1829 में कानून नंबर 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया जाता है ना, सती प्रथा समाप्त होगा। और दूसरा 1830 में स्लीमैन की सहायता से ये ठगी प्रथा का अंत करेंगे। तो ये दोनों बातें याद रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वही व्यक्ति हैं जो राजा राम मोहन राय के कहने से सती प्रथा का अंत किए थे, ठगी प्रथा का अंत किए थे, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा है और बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो अगर आपको लगता है ना कि अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो बनता है उसी को नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो 1997 का क्वेश्चन था, ये 2020 का क्वेश्चन है। और बीपीएससी में पहले 5 ऑप्शन होता था, अब ऐसा नहीं है, अब 4 ही ऑप्शन होता है। और चौथा में भी नन ऑफ दीज होता है। तो 3 ही ऑप्शन होते हैं बीपीएससी में। और निगेटिव मार्किंग पहले नहीं होता था, अब होता है 1/3। इस बेसिस पे कट ऑफ अप्रॉक्स 85 होता है आउट ऑफ 150। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होगा। अब यहाँ पे आंसर होगा ये। अब आप ये भी बताना कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इनका कार्यकाल क्या था और इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कैसे कैसे कौन सी घटना घटी थी, इसको सीक्वेंस में सजाना है। और मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लेकर आया हूं। अब ये आपसे हमें जानना है कि ये बता दो क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था। तो समझना, रॉबर्ट क्लाइव एक बार इनको गद्दी दिया जाएगा, ये रहेंगे 1757 से लेके 60 तक। ये पहली बार बंगाल के गवर्नर रहेंगे, इसके बाद ये चले जाएंगे। दूसरी बार ये आएंगे 1765 में और रहेंगे 1767 तक। ठीक है, अच्छे से देखना, 1765 से लेके ये 1767 तक रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहीं पर हुआ है इलाहाबाद की संधि, है ना, इलाहाबाद की संधि। और ये जब आए थे ना, तो ये आए हैं मई में। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि हुई है अगस्त में। एक हुआ है 12 अगस्त 1765 को और दूसरा अगर देखा जाए ना, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध याद होगा ना, 1764। बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, और हमारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय आपस में मिलेंगे। बक्सर का युद्ध होगा बिहार के बक्सर नामक जिले पे। तो यहाँ बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होगी। तो सबसे पहला ये। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बारे में बात करें तो अभी हम दे दिए टाइम, दोनों का टाइम मेंशन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे ये भी आ गया, तो 1764 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनकर कब आए थे? तो वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करें तो ये गवर्नर बनकर आए थे 1772 के आसपास में। ठीक है, और ये रहेंगे कब तक? तो ये लगभग 1785 तक रहेंगे वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि पहले नंबर पे कौन जाएगा, ये जाएंगे ना, दूसरे पे कौन जाएगा, ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हल बढ़ाने का नहीं। अगर आप जान रहे हो ना तो चीजें आराम से सॉल्व कर लोगे। और इसमें से कोई पॉइंट अगर आप नहीं जान रहे हो तो आप मेंशन करना कॉपी कलम निकाल के। ऐसे नहीं कि सोए सोए कुछ भी कर रहे हैं। अब जमाना बहुत चला गया, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ईमानदारी से बात मैं बोलूं तो आपके साथ सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। आपको मदद करना पड़ेगा। आप रोओगे, परेशान होगे, इरिटेट होगे, लेकिन फिर भी आपको उठ के मेहनत करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के पास पहुंचा देगा। अब डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से मेहनत करते हो। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन देखो कहां पूछा गया, और ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है ना। सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। लूसेंट वाला क्वेश्चन भी यहाँ दिया है। ऐसा नहीं कि लूसेंट वाला हम करेंगे, घटना चक्र नहीं करेंगे। सब लोग का कहना है कि आप लूसेंट कर लीजिए और घटना चक्र का एमसीक्यू लगा लीजिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अभी तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहा हूँ,
इसके बाद मैं पॉलिटी पे बात करूंगा घटना चक्र का, फिर हम ज्योग्राफी पे बात करेंगे। सारा का सारा एक एक करके कर लेंगे। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसा हम काम करेंगे। अगर आप निगेटिव रिस्पॉन्स भी दोगे तो भी हमको काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव, जिसे लॉर्ड क्लाइव के नाम से जानते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखिए क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, ध्यान से याद रखिएगा, पहले गवर्नर कहाँ के भाई, तो बंगाल के। गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के कार्यकाल में प्लासी का युद्ध होता है, याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी जो होगा ना, प्लासी का युद्ध इन्हीं के समय में होता है। और कब होता है, तो 1757 में। ये कब आए थे, तो ये आए थे, अगर बात करें तो सबसे पहले ये 1757 में आएंगे और 60 तक रहेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी इन्हीं के समय में होगा और प्लासी के युद्ध जीतेंगे भी। और इन्हीं के समय में 1765 में फिर से ये आएंगे, 65 से 67 तक रहेंगे। और इसी समय इलाहाबाद की दो संधि होगी, एक होगा अवध के नवाब सुजा-उद-दौला के साथ और एक होगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। अवध के नवाब के साथ जब होता है ना संधि, अवध के नवाब के साथ होता है 16 अगस्त को संधि, और अवध से कड़ा और इलाहाबाद ले लिया जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अवध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया पे करता है ब्रिटिश को। और 12 अगस्त को संधि होता है किसके बीच, और 12 अगस्त 1765, यानी इससे पहले संधि होता है किसके बीच, तो शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय। अब ये जो छीना गया है ना कड़ा और इलाहाबाद, ये दोनों चीजें दे दिया जाएगा इसको, शाह आलम द्वितीय को। और बदले में ये शाह आलम द्वितीय से मुगल के क्षेत्र में अपना टकसाला स्थापित करेगा अंग्रेज, यानी सिक्के और नोट्स करेंसी छापेगा और साथ ही साथ मुक्त व्यापार करेगा। तो ये सारी बातें ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मेंशन करते चलना। और जो बच्चे को क्लास करना है ना, सुबह से लेके शाम तक आप मेरे पास रह सकते हो, मैटर नहीं करता आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। जितनी मदद हो सके मैं आपका करूंगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो आप मेरे पास चले आओ, मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा और आपको आपके ट्रैक पे पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत करना है, वो भी ईमानदारी से। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये करने वाले थे राजा चेतसिंह। बनारस को जो विद्रोह हुआ था ना, उस समय वारेन हेस्टिंग थे गवर्नर, उनको भागना पड़ गया था, भागकर छूटना पड़ गया था जब राजा चेत सिंह उसके विरुद्ध खड़े हुए थे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। अब देखना, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होता है, वो 1784 ईस्वी में होता है। अच्छा, कहाँ होता है, तो ये भी अच्छा यहाँ मेंशन है, कलकत्ता में होता है। करने वाले कौन थे, करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं और ये काफी लंबे समय तक गद्दी पे रहेंगे। कब रहेंगे ये आप हमें बताना। अच्छा, इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इन्हीं के समय में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और इनको एक चीज लिख लेना, इन्हें न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता। अब एक क्वेश्चन आता है, इन्हें न्यायिक सेवा का जन्मदाता क्यों कहते हैं, ये बता दीजिए जरा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बंगाल के प्रत्येक जिले में, बंगाल के प्रत्येक जिले में इन्होंने एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की थी। इसके कारण इन्हें न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति किससे संबंधित है, ये किसके समय में आया था, तो ये भी आया था वारेन हेस्टिंग के समय में ही आया था। ठीक है, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, रिंग फेंस, फिर वही आ गया, फिर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। देखो, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है ना, और सेम क्वेश्चन को उठाकर झारखंड पीसीएस में पूछे गया।
ये 2006 में पूछा गया था और ये 2013 में पूछा गया है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में उठाकर डाल दिया जाता है, तो प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको मगअप करना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? हाँ, तो समाप्त करना तो बाद की बात है साहब, पहले ये बता दीजिए ना, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू कौन किया था? बाद में ना समाप्त होगा, लागू तो कोई किया होगा ना। तो लागू करने वाले भैया थे ये रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में ये द्वैत शासन लागू करते हैं, पर समाप्त करने वाले भैया थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये 1772 ईस्वी में इस पद्धति को समाप्त कर देते हैं। याद रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे समाप्त कर दिया था। आगे चले, ठीक है। बीपीएससी 66 2020 क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, सॉरी फॉर दैट। अभी अभी मैं तुरंत आंसर बताया हूं और सेम क्वेश्चन यहाँ पे लाके रख दिया आपका, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो फटाफट आंसर कमेंट में मेंशन करो, चलो बहाना नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? अब ये अलग से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये भी वही होगा जो हम करते आ रहे हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जब यहां से लौटते हैं ना, ये लौटते कब है? तो 1785 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और ये जाते हैं लंदन। इन पे मुकदमा चलाया जाता है 88 से लेके 92 तक, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता क्योंकि ये गलत काम किए थे। लेकिन इनका कहना था कि मैं भारत में रहते हुए गवर्नर जनरल के पद पे जो भी कर रहा था वो ब्रिटिश के हक में कर रहा था, चाहे वो अच्छी काम थी या बुरी काम थी। तो इस बात को लेकर इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महाभियोग, महाभियोग मतलब होता है इम्पीचमेंट, किस पे लगा था? वारेन हेस्टिंग पे। अब एक पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन ये है, हाँ समझ गए होंगे ना, बिल्कुल सही। मेरे विद्यार्थी जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, सबको पता होगा मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है? ठीक है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगाया जाता है, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह, तो वेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। उस समय भी एक पोस्ट था, ऑलमोस्ट बच्चा इसी की तैयारी कर रहा होगा ना, तो यही पोस्ट था। इसे शानो शौकत का पोस्ट कहा जाता था। दरोगा एक बहुत बड़ी पदवी थी उस समय, ब्रिटिश के समय में, और एक पूरे क्षेत्र पर, जैसे आज जिलाधिकारी एक जिले पर नियंत्रण करते हैं ना, उस समय दरोगा करा करता था। तो आंसर होगा दरोगा। नेक्स्ट, भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक सेवा का जनक कौन है? तो न्यायिक सेवा का जनक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना, कौन है? आंसर कमेंट में मेंशन करना है, मैं नहीं बताने वाला। जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फिर से रिपीट कर रहा है एग्जाम में, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप इसका आंसर दो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना सिंसियर होकर ये वीडियो को देख रहे हो, और ये सारा का सारा क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। अब देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसिद्ध सिविल सेवा के जनक कौन थे? लॉर्ड जो हमारे वारेन हेस्टिंग थे, वो न्यायिक सेवा के जन्मदाता थे। सिविल सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग किए थे ना, जो कलकत्ता में बंगाल के प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी मुकदमा अदालत स्थापित किए थे ना, इसे ये कंटिन्यू करते हैं। ये मूविंग अदालत स्थापित करते हैं बंगाल के 4 क्षेत्र में, कलकत्ता हो गया, पटना हो गया, ढाका हो गया, वहां ये चलता फिरता अदालत की स्थापना करते हैं। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था? फिर से यार सेम क्वेश्चन आ गया। सिविल सेवा कहे चाहे हिंदी में लोक सेवा कहे, आंसर तो एक ही होगा, आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, अच्छा कॉर्नवालिस कोड भी आया था ना, जरा कमेंट में मेंशन करना ना, कॉर्नवालिस कोड कब आया है? लोग कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनका कब्र कहाँ है? दुख की बात है, इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इनकी मृत्यु हुई थी गाजीपुर में। कब हुआ था? 1805 में। ठीक है, इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1805 में हो गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? यानी जो गलत है वो बताना है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल सही है। सहायक संधि एक ऐसी प्रणाली थी ना जिसमें ये वेलेस्ली साहब उस क्षेत्र में अपनी सेना भेजते थे और सेना का खर्चा वही राजा देता था। ठीक है, एज जासूस के रूप में भेजते थे। भारत में कौन नेपोलियन के खतरे सुरक्षित करना? हाँ, नेपोलियन पता है चाहता था भारत पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन सहायक संधि के जरिए ब्रिटिश थोड़ा मजबूत हो गया था, इसलिए नेपोलियन भारत पे आक्रमण नहीं कर सका। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, अभी आय के बारे में बात नहीं किया जाएगा। डलहौजी जब आएंगे ना, राजड़प की नीति लेके आएंगे, तब ये आय की बात यहाँ पे होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बातें गलत है। नेक्स्ट, अच्छा कोशिश करेंगे आंसर करने, काफी टाइम लग जाएगा, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो स्वीकार करने वाला पहला मराठा बाजीराव द्वितीय था, और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस, 1802 में बसीन की संधि पे हस्ताक्षर किसने किया था? तो बसीन की पे हस्ताक्षर वही करेगा, वही मराठा करेगा जो पहली बार सहायक संधि स्वीकार किया था। तो वो कौन सा मराठा था जो पहली बार सहायक संधि स्वीकार किया था? इसका आंसर आपको में देना। ठीक है, अच्छा दो दो आंसर में, अंग्रेज और डच, आंसर होगा बी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, लोग इसमें हैदराबाद मार देंगे। नहीं सर, हैदराबाद नहीं होगा। सहायक संधि कब आया था? तो सहायक संधि आया 1798 में, है ना, और इससे पहले अवध 1765 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। समझना, सहायक संधि लाने वाले लॉर्ड वेलेस्ली, हाँ ठीक है, हैदराबाद आता है, अवध आता है, मैसूर आता है, ठीक है, पता है हमको। लेकिन अगर आपसे पूछे ना वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला क्षेत्र कौन था, तो होगा हैदराबाद, 1798 में हैदराबाद। ठीक है, लेकिन अगर पूछ रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंसर होगा अवध। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंसर एक्सप्लेनेशन बोल रहा है। ठीक है, जो आंसर लिया गया है। आगे चलते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में क्रियान्वित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1798 में। नेक्स्ट, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद। निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, सीक्वेंस में सजाइए। तो पहले भैया हैदराबाद आएगा 1798, तो हैदराबाद पहले आ गया। इसके बाद हमारे कौन आएंगे? तो इसके बाद हमारा आएगा अवध, अवध आएगा, अवध आएगा और मैसूर आएगा ना। तो अवध 1801 में, मैसूर का बात करें तो ये 1799 में। ठीक है, अगर बात करें सिंधिया का तो ये 1804 में। ठीक है, अब सीक्वेंस में आप सजा लोगे या 1 2 3 4, तो आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली को सूत्रपात किया? नहीं, बिल्कुल मत सोचना इसका आंसर मैं दूंगा ना, एकदम पाप है ये बात। मैं तो किसी भी हाल में इसका आंसर नहीं देने वाला, इसका आंसर आप हमें दोगे कमेंट में। चलो, एक ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, मैं बताऊं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि सहायक संधि को हम करवाएं राज्यों से। उद्देश्य क्या था इसका? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य ना मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों को सुरक्षा, छिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित करना। हाँ, तो चाहता था ना कि सारा क्षेत्र क्या करे, अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर ले, इसलिए सहायक संधि की स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट, चलो फटाफट मिलाना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध सही है, सहायक संधि इल्लो यही गलत है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार सही है, ब्रिटिश नागरिकों की कंपनी और भारतीय व्यापार को खोला जाना ये भी सही है। सहायक संधि कब हुआ था? तो 1798 में होगा, तो यही गलत है। नेक्स्ट,
उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसने एक भारत ब्रिटिश का पताका फहराया था? तो सुनना, बात कुछ ऐसा है, जब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में अपनी शक्ति का प्रसार कर रहा था तो वो सोच भी रहा था कि भारत पे आक्रमण करना है, लेकिन सहायक संधि की नीति ने ब्रिटिश को मजबूत कर दिया था भारत में, और लॉर्ड वेलेस्ली के रणनीति के कारण नेपोलियन बोनापार्ट भारत पे आक्रमण नहीं कर पाता है। बोनापार्ट से सहायता मांगने के लिए टीपू सुल्तान भी जाते हैं, लेकिन बोनापार्ट यूरोप में व्यस्त था युद्ध में, इसलिए टीपू सुल्तान की मदद नहीं कर पाता है। और कारण यह था कि 1799 में टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध के चौथे युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सुगौली की संधि कब हुई थी? अब कुछ लोग यहाँ बोल रहे होंगे कि यार 1816 होगा, यहाँ पे तो 1815 दिया है। देखो, सुगौली की संधि हुई थी 1815 में, क्रियान्वित किया गया था 1816 में। ठीक है, तो आंसर होगा 1815। हाँ, आराम से शांति से आंसर करना है। जैसे बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई थी और लागू कब किया गया था, दोनों अलग अलग है, अगर आपको पता होगा तो। चलो दोनों का आंसर देना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था और क्रियान्वयन कब हुआ था? चलो, क्रियान्वयन हुआ था 16 अक्टूबर को 1905 को। अब घोषणा तो इससे पहले होगा, इससे पहले कब हुआ था? चलो आंसर मेंशन करो तो देखते हैं कौन कौन लोग यहाँ पे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे से मिला ना? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में आंसर देना है। हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध, बिल्कुल सही, सही है ये। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और यहाँ पे टीपू सुल्तान मारे जाएंगे, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में नहीं हुआ था, हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, अभी अभी हम बताए हैं, अभी अभी बताए हैं। चलो इसका आंसर आप दो, मैं नहीं बताने वाला, अभी जस्ट पीछे बात हुआ था। सर थॉमस मुनरो ने किस वर्ष में मद्रास का गवर्नर रहे थे? सर थॉमस मुनरो से बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है, रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया जाता है, और सर थॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक गवर्नर मद्रास के थे। तो आज हमारा यात्रा यहीं तक था। आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप सही कर लिए होंगे। जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं आंसर उसका जरूर आप हमें कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकेंड टॉपिक के साथ, यानी अभी हमारा 30-35 क्वेश्चन हुआ है, आगे 30-35 क्वेश्चन और करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो अपना पढ़ाई जारी रखना, खुश रखना, और कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, या दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।